दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्रो विद स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के हैं। यानी कि विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के तत्व तथा उप सहसंयोजक यौगिक, ये 5 चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसका पूरा निचोड़ देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की संभावना है। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2026 बहुत ही जल्द यानी कि 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। और जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर है वो कितने तारीख को है, 25 फरवरी को है। टाइम टेबल आ चुका है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने तैयारी को बरकरार रखिएगा और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लग जाइए। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये 2026 जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर 2026 का, उस मॉडल पेपर में का ये क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? स्थिर क्वाथी मिश्रण को परिभाषित कीजिए। जो यूपी बोर्ड द्वारा 2026 का मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण को परिभाषित कीजिए। तो दो या दो से अधिक अवयव द्रवों का ऐसा मिश्रण, यानी कि दो या दो से अधिक द्रव, दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण जो उनके संगठन को प्रभावित किए बिना, जो उनके संगठन को, इनके मिश्रण को प्रभावित किए बिना एक ही ताप पर आश्रित होता है। आश्रित होना मतलब उबलता है। क्या? आश्रित होता है। दो या दो से अधिक मिश्रण, दो या दो से अधिक, देखिए दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण, अवयव या द्रव, अवयव को ही क्या बोलते हैं? द्रव। तो अवयवों का ऐसा मिश्रण क्या होता है जो बिना उनके संगठन को प्रभावित किए बिना ही आश्रित होता है, मतलब उबलता है। क्या कहलाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। तो दोस्तों देखिए कितना सिंपल सा है। ये हमारा 2 नंबर में पूछा गया है। दो या दो से अधिक अवयव द्रव का ऐसा मिश्रण जो उनके संगठन को प्रभावित किए बिना ही एक ताप पर आश्रित होता है या उबलता है। आश्रित होना मतलब क्या होता है? उबलना। क्या होता है? उबलना। तो बिना आश्रित मतलब आश्रित होता है या उबलता है बिना क्या प्रवाहित किए बिना ही। मिश्रण जो उनका होता है उनके संगठन को बिना प्रवाहित किए बिना ही आश्रित होता है एक ही ताप पर, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। अब इसका देखिए उदाहरण क्या होता है। एसीटोन है 34% और कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3। एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3COO, CH3 ये होता है हमारा एसीटोन का सूत्र। CH3CO CH3 ये होता है हमारा एसीटोन का सूत्र। कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है? CH2 क्या होता है? कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पर देखिए एसीटोन 34% है और कार्बन डाइसल्फाइड 66% है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इससे जो बना विलयन का क्वथनांक है ये कितना होता है? 33 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, 34% एसीटोन है और कार्बन डाइसल्फाइड 66% है। तो उससे बने विलयन का जो क्वथनांक होता है वो 33 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर ये इसका उदाहरण है। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। हाँ तो दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि कौन सा ये क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। देखिए संक्रमण तत्व की सक्रियता स्कैंडियम से कॉपर तक लगभग लगातार घटती है, ऐसा क्यों होता है? यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो संक्रमण तत्व की जो सक्रियता होती है वो स्कैंडियम से कॉपर तक लगभग लगातार क्यों घटती है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन ऐसा हमारा आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए जब हम स्कैंडियम से कॉपर की ओर जाते हैं, यानी कि जब हम लोग स्कैंडियम से कहाँ जाते हैं? कॉपर की ओर। स्कैंडियम से जब हम कॉपर की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है। क्या करती है? क्या होती है? आयनन ऊर्जा बढ़ती है, जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है, जिससे सक्रियता लगभग लगातार घटती है। यानी कि जो आयनन ऊर्जा होती है वो बढ़ती है और जब आयनन ऊर्जा बढ़ेगी तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका निकलना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन लगभग ना के बराबर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना कठिन हो जाता है। इसलिए क्या होता है? जो सक्रियता होती है वो घटने लगती है। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसा क्यों होता है। तो आयनन ऊर्जा के बढ़ने के कारण। अब देखिए आयनन ऊर्जा बढ़ता क्यों है। अब देखिए आयनन ऊर्जा जो होता है, आयनन ऊर्जा वो क्यों बढ़ता है। तो चलिए आइए देखते हैं आयनन ऊर्जा क्यों बढ़ता है।
तो चलिए देखते हैं आयनन ऊर्जा क्यों बढ़ता है। तो देखिए सबसे पहले तो चलिए देखते हैं आयनन ऊर्जा क्यों बढ़ता है। तो देखिए आयनन ऊर्जा ये बढ़ता है, उसका सिंबल है। देखिए जब हम किसी आवर्त में क्या होता है, बाएं से दाएं जाते हैं, यानी कि जब हम किसी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो यानी कि देखिए जब हम किसी आवर्त में, जो आवर्त होता है हमारा, जब हम उस आवर्त में क्या बाएं से दाएं जाते हैं तो देखिए क्या होता है। जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव होता है वो बढ़ता है। जो जेड इफेक्टिव होता है वो क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव होता है, जो जेड इफेक्टिव होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। अब ये जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिससे क्या होता है, हमारा आयनन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता है। जिससे हमारा जो आयनन एंथैल्पी होता है, आयनन एंथैल्पी, जिससे हमारा जो आयनन एंथैल्पी होता है ये भी क्या होता है, बढ़ता है। और जब आयनन एंथैल्पी बढ़ता है तो इसलिए हमारा क्या होता है, आयनन ऊर्जा बढ़ता है। तो आई होप कि ये आप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देखिए क्या होता है कि जब हम स्कैंडियन से कॉपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तब आयनन ऊर्जा बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का निकलना कठिन हो जाता है और जिससे संक्रियता लगभग लगातार घटती है। अब आयनन ऊर्जा क्यों बढ़ता है, जब हम किसी आवर्त में क्या जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं, बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं, तो क्या होता है, जब हम लोग बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो हमारा जो जेड इफेक्टिव होता है वो बढ़ता है। और जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तब क्या होता है, आयनन एंथैल्पी भी बढ़ता है। अब जब आयनन एंथैल्पी बढ़ता है तो हमारा आयनन ऊर्जा भी बढ़ता है, इससे हमारा जो संक्रियता है वो लगातार घटती रहती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को तीसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हेनरी का नियम क्या है, इनकी सीमाएं तथा अनुप्रयोग लिखें। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हेनरी का नियम बताना है। और दोस्तों हेनरी का जो नियम होता है बहुत ही सिंपल होता है, आप लोग 1 मिनट में इस नियम को समझ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसका नियम। देखिए हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में जो विलेयता होता है, स्थिर ताप पर जो कोई द्रव रहेगा उसके अंदर जो विलेयता रहेगा, वो जो विलेयता है वो समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, गैस के दाब के। किसके समानुपाती होता है, गैस के दाब के। यहाँ पर देखिए विलेयता समानुपाती है गैस के दाब के। जो विलेयता को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, गैस के दाब को पी से। तो यहाँ पर समानुपाती का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड होगा जिसे हम लोग के एच कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो के एच कांस्टेंट है क्या है, हेनरी नीतांक। देखिए ये एम क्या है, विलेयता है, उसके बाद के एच क्या है, हेनरी नीतांक है, और पी क्या है, हमारा गैस का दाब है। तो देखिए हमारा हेनरी का नियम बहुत ही इजी है। हेनरी का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव में जो क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी द्रव में विलेयता, यानी कि जो स्थिर ताप पर किसी द्रव में जो विलेयता होती है वो गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती। यानी कि गैस का दाब हमारा क्या है, पी है, और विलेयता हमारा एम है, वो एम समानुपाती पी। तो समानुपाती का साइन हम लोग हटा देंगे, के एच कांस्टेंट ऐड कर देंगे, जिसे हम लोग हेनरी नीतांक बोलते हैं। और यही हो गया हमारा हेनरी का नियम। देखिए कितना सिंपल सा नियम है, आप लोग तुरंत इसको याद कर लेंगे। तो अब आइए बढ़ते हैं इसके अनुप्रयोग की ओर। तो देखिए हमारा अनुप्रयोग इसका है, सबसे पहले इसका अनुप्रयोग किया जाता है शीतल पेय पदार्थ में। इसका अनुप्रयोग सबसे पहले शीतल पेय पदार्थ में, यानी कि जो ठंडा पीने योग्य जो कोई पदार्थ होता है उसमें किया जाता है। जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक में इसका अनुप्रयोग किया जाता है, किसका, हेनरी के नियम का। उसके बाद देखिए समुद्री गोताखोर द्वारा अनुप्रयोग किया जाता है हेनरी के नियम का। जो समुद्र के अंदर जाते हैं टैंक लगाकर, हीलियम गैस लिए रहते हैं अपने पीठ पर, तो वो लोग। उसके बाद देखिए अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में,
यानी कि जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं, जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, अधिक ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, तो वो लोग अपने पीठ पर एक टैंक लिए रहते हैं, जिसमें क्या हो जाता है ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन रहता है। तो उसमें इस नियम का प्रयोग अनुप्रयोग किया जाता है। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने सीमाओं पर, यानी कि हेनरी के नियम के सीमाओं पर। हाँ तो दोस्तों अब आइए देखते हैं अपने हेनरी के नियम की सीमाओं को। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा हेनरी का नियम का जो सीमाएं होती हैं वो क्या होता है। यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य है। यानी कि जो हेनरी का नियम का जो सीमाएं होता है उसमें क्या होता है, यह जो हेनरी का नियम होता है जो आदर्श गैस होता है उसके लिए ही यह हेनरी का नियम मान्य होता है। उसके बाद इसमें विलयन का ताप बहुत कम होना चाहिए। यानी कि जो हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं उसमें क्या होता है कि जो विलयन का ताप है बहुत कम होना चाहिए, मतलब कि बहुत लो पर होना चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर पर नहीं होना चाहिए, बहुत लो टेम्परेचर पर होना चाहिए। उसके बाद गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। गैस की विलेयता मतलब उसमें गैस बहुत ज्यादा प्रवाहित नहीं करना चाहिए। गैस को बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उसमें प्रवाहित करना चाहिए, तो वह यहाँ पर कहा गया है। तो इसके बाद देखिए हमारा चौथा पॉइंट है, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। अब देखिए यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। अब हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि जो वो कौन से गैस हैं जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। दोस्तों जो अक्रिय गैसें होते हैं, अक्रिय गैसें वो क्या होता है विलायक से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो देखिए वो कौन सा है, हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टन है, आर्गन है, जेनॉन है, रेडॉन है, और भी जो तमाम अक्रिय गैसें होते हैं वो क्या होता है, क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, विलायक से अभिक्रिया नहीं करता है गैस। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को वर्नर सिद्धांत बताने वाला हूँ जो इनऑर्गेनिक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको हम लोग शॉर्ट में वीबीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीबीटी। और वर्नर सिद्धांत ये होता है। तो चलिए आइए समझते हैं वर्नर सिद्धांत को। तो देखिए क्या होता है, देखिए वर्नर सिद्धांत क्या है समझाइए। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वर्नर सिद्धांत होता क्या है। देखिए सन 1883 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, सन 1893 ईस्वी में वर्नर नामक वैज्ञानिक ने, यानी वर्नर ये कौन है, एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपना वर्नर सिद्धांत दिया था। तो चलिए आइए देखते हैं। जिन्होंने उपसंयोजक यौगिक के निर्माण, संरचना एवं गुणों से संबंधित एक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, सिद्धांत दिया था, जिसे वर्नर सिद्धांत कहते हैं, जिसे वर्नर सिद्धांत कहते हैं। उपसंयोजक यौगिक के निर्माण, संरचना एवं गुणों से संबंधित, उप संयोजक की निर्माण, संरचना एवं गुणों से संबंधित क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था, जिसे हम लोग वर्नर सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए इस सिद्धांत के अनुसार धातुओं में दो प्रकार की संरचना संयोजकता पाई जाती है। सबसे पहला हमारा होता है प्राथमिक संयोजकता और दूसरा होता है द्वितीयक संयोजकता। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार, जब हम लोग इस सिद्धांत के अनुसार किसी धातुओं में दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। जब हम लोग जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसमें क्या होता है कि दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। सबसे पहला हमारा प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। तो अब आइए देखते हैं कि प्राथमिक संयोजकता क्या होता है और द्वितीयक संयोजकता क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों यानी कि हमें वर्नर सिद्धांत को समझाना है। और इसका मैंने आप सभी लोगों को बताया था दो होते हैं संयोजकता। तो पहला संयोजकता होता है प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता क्या होता है। देखिए सबसे पहले प्राथमिक संयोजकता जो होता है इसे बिंदुकित रेखा यानी कि जो डॉटेड लाइन होता है उससे प्रदर्शित करते हैं। यह ऋणायनों से संतुष्ट होता है, यानी कि जो ऋणायन होते हैं उससे संतुष्ट होता है तथा केंद्रीय धातु परमाणु की